आज के एपिसोड में हमारी मेहमान हैं विश्व विख्यात कथक नृत्यांगना श्रुति सिन्हा। रुझान बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। मैं आकर्षित होती थी किसी भी गाने पे, डांस पे, तो पापा को लगा कि नहीं, इसको सिखाना चाहिए। तो शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि डांस और नृत्य तो बहुत खूबसूरत शब्द है। जिस परिवार में सभी डॉक्टर, इंजीनियर, जहाँ माँ का कुछ और सपना है, वहाँ पे समाज का कहना कि क्या नाचने के लिए जा रही है दिल्ली। नाचना शब्द, हाँ, लेकिन सोच विचार जो कहते हैं, एक कायस्थ मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत बड़ी सोच, खुली सोच कि नहीं बेटा जाओ अपने जीवन में। लेकिन कहते हैं ना कि कला एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई में आप जितना जाएंगे डूबते ही चले जाएंगे। वो एक ललक, एक बस उसके अंदर जाना और उसकी खोज करना। तो मैं 97 में पटना से दिल्ली की तरफ आ गई। नीरू जी, उनकी बातों को सुन करके मैं कथक केंद्र आई और सच मानिए मैं कथक केंद्र में जीरो पे थी। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पटना से आके जीरो से की। यहाँ मुझे बहुत संघर्ष करना हुआ और मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ पटना। लाल मेरो काहे काहे। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं जो दिल्ली से आई हुई हैं, हल्द्वानी। तो हम उन्हीं से मुलाकात कराते हैं। श्रुति सिन्हा जी जो हमारे सामने हमारे साथ बैठी हुई हैं। तो नमस्कार श्रुति जी, समाचार सच में आपका स्वागत है। तो हम पहले तो श्रुति मैम से जानना चाहेंगे थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को डिटेल कर दीजिए। जी, सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद नीरू जी। मैं श्रुति सिन्हा कथक एक्सपोनेंट हूँ, कथक नृत्यांगना, और मेरे जीवन की जो शुरुआत हुई है कला के लिए, तो मैं बचपन से यदि बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरीके से हमारी जर्नी रही इस कला की दुनिया में। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बता दीजिए। जरूर नीरू जी। मैं सबसे पहले तो मैं बिहार से, पटना की हूँ और बिहार से बिलोंग करती हूँ, मगध जिसको कहा जाता था। और मेरे पिताजी इंजीनियर थे और माँ डॉक्टर हैं। बिहार गवर्नमेंट से उनका रिटायरमेंट हुआ है। और हमने अपने परिवार में, जैसे मेरे बाबा 1942 के सक्रिय जो आंदोलन जो हुआ था उसमें सक्रिय भूमिका थी और नवराष्ट्र में वो संपादक थे। तो घर में समाज के प्रति जो एक समाज के लिए जीना है और जागरूकता, तो वो चीज़ मैं बचपन से देखी। मेरे पिताजी सुबोध कुमार सिन्हा जयप्रकाश नारायण जी का डायलिसिस बनाते थे, उनको देखते थे। और जब उन्हें जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो पिताजी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका लिखा हुआ एक पत्र चाहिए या लेटर चाहिए। और माँ भी अपने आयुर्वेद से डॉक्टर रही हैं, समाज के लिए जी। उस परिवार में, जिस परिवार से मैं हूँ, लिटरेचर का बचपन से था। पापा को देखती थी कि पापा हारमोनियम लेकर के किसी भी गाने को उतार लेते थे, गाते थे। लेकिन सच में ऐसा कहा जाए कि मेरा कुछ बैकिंग ऐसा रहा हो। तो क्या श्रुति जी आप किसी संगीतज्ञ या नृत्य परिवार से या नहीं, तो ये शौक कैसे शुरू हुआ? हाँ, मैं नृत्य के परिवार से नहीं थी, लेकिन मैं 3 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो मेरे घर के सामने एक मैदान था, ग्राउंड बहुत बड़ा सा था। तो वहाँ पे रामलीला हुआ करता था। जैसा कि नीरू जी पहले लड़का लड़की का रोल करते थे, नौटंकी जिसको कहते हैं, तो वो रात भर रामायण चलता था और मैं बहुत उसकी तरफ, मतलब मेरा रुझान या मैं आकर्षित होती थी। तो सभी लोग कहते थे कि सो जाओ, लेकिन मैं खिड़की पे बैठ करके पूरी रात उस रामलीला को देखती थी और उसी की भाव भंगिमा डांस करते रहती थी। तो मेरे पिताजी को लगा कि इसके अंदर कुछ रिदम, लय, या इसे बहुत मतलब पूरी टाइम गाते रहती है, डांस करती है, तो क्यों ना इसको सिखाया जाए। तो मुझे बचपन में, मैं 3 साढ़े 3 साल की रही होंगी, मैं गायन सीखी पहले। लेकिन जब एक गुरु घर में आए तो उन्होंने कहा कि इसमें नृत्य का भी लग रहा है, डांस का भी, इसे आप डांस भी सिखाइए। तो बहुत छोटी सी उम्र से मेरी शुरुआत हुई डांस की
उसको वैसा कुछ शिक्षा नहीं कहेंगे, कभी सीखना कभी नहीं सीखना, लेकिन मेरा रुझान बचपन से ही बहुत ज़्यादा था। मैं आकर्षित होती थी किसी भी गाने पे, डांस पे, तो पापा को लगा कि नहीं इसको सिखाना चाहिए, तो शुरुआत मेरी ऐसी हुई। और पटना में गुरु है मेरी रमादास जी, तो जो प्रारंभिक शिक्षा मेरी हुई, मेरी पहली गुरु पटना में रमादास जी, उनसे जो कहते हैं ना कि हाथ पकड़ के चलना सिखाना। और मैं इस तरीके से पढ़ाई के साथ, क्योंकि घर में सभी लोग डॉक्टर हैं, मेरे बड़े भाई भी डॉक्टर हैं और पूरा परिवार ही डॉक्टर है, तो उसमें था कि आपको साइंस लेना है और आपको भी डॉक्टर बनना है। लेकिन मेरा जो नृत्य के प्रति था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे इस तरफ ही जाना है। पापा का बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अपने जीवन में जो चाहती हो उस तरफ तुम जाओ, बट अपने दिशा को, अपने लक्ष्य को तय करना और उस तरफ तुम अपना एक नाम, एक वजूद, खुद का वजूद बनाना। तो समाज, क्योंकि मैं नहीं कहूँगी कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगी, हमारे समाज की सोच ही ये है कि बहुत एक गहरी बात कहूँगी कि डांस और नृत्य तो बहुत खूबसूरत शब्द है। जिस परिवार में सभी डॉक्टर, इंजीनियर, जहाँ माँ का कुछ और सपना है, वहाँ पे समाज का कहना कि क्या नाचने के लिए जा रही है दिल्ली, नाचना शब्द, हाँ, लेकिन सोच विचार जो कहते हैं, एक कायस्थ मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत बड़ी सोच, खुली सोच कि नहीं बेटा जाओ अपने जीवन में, बट अपना वजूद बना के आना। तो वो एक विश्वास पापा का रहा। और मैं, कौन सा क्षण था जो आपको ये लगा कि ये शौक पूरा करना चाहिए? जब मैं इंटरमीडिएट की पटना साइंस कॉलेज में आई, पढ़ाई कर रही थी, एक माँ के प्रति, माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं और अब भैया लगी हुई थी मेडिकल के लिए। भाई ने निकाला मेडिकल और मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर कुछ और ही सोच चल रही थी कि मैं अपनी माँ के सपना को पूरा करना चाहती हूँ या पिताजी के सपने को। बट मेरा जो था, मुझे पिताजी ने कहा था कि खुद के लिए सोचो कि तुम्हें जाना किधर है। यदि तुम कला की दुनिया में और नृत्य की दुनिया में जाना चाहती हो, मेरा पूरा साथ है, तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। फिर मैं डिसाइड की कि मुझे दिल्ली आना है। दिल्ली आना, पटना से एक घर से निकल के दिल्ली की तरफ आना। दिल्ली में मेरे चाचा जी रहते हैं, बहुत परिवार वाले बहुत हैं, बुआ हैं, चाचा जी हैं। तो हुआ कि ठीक है तुम जाओ, और बीएससी में थी और मैं डिसाइड की कि मुझे कथक की सीखना है। और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में आगे होगा क्या, लेकिन मुझे खुद के अंदर एक कहीं एक खालीपन सा दिखता था, खालीपन कि मैं संगीत और उसमें पता नहीं डूबना चाहती थी, या मैं उसको अंदर से जानना चाहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कला एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई में आप जितना जाएंगे डूबते ही चले जाएंगे। वो एक ललक, एक बस उसके अंदर जाना और उसकी खोज करना। तो मैं 97 में पटना से दिल्ली की तरफ आ गई। नीरू जी, तो आपके लिए डांस क्या चीज़ है जो क्या सबको सीखना चाहिए? देखिए, डांस, नृत्य जो है एक अध्यात्म भी है। कहते हैं कला ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करते हैं और खुदा की इबादत करते हैं। तो एक कहते हैं कि मंदिर में बैठ के हम राम राम किए, हाँ, और एक कला के द्वारा हम ईश्वर को अपने अंदर ही ढूंढते हैं। दूसरा, हम यदि नृत्य की बात करें तो ये अच्छा एक थेरेपी है, गुड फॉर हेल्थ, फिजिकल फिटनेस। जैसे लोग जिम जाते हैं, जब तक वो करते हैं तब तक तो उनका शरीर स्वास्थ्य सही रहता है। बट इसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, जैसे आपने हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप इसको छोड़ देंगे वो रिवर्सिबल एक्शन होगा। बट डांस की थेरेपी ऐसी है कि आप इसको कीजिएगा तो आप बहुत स्वस्थ, शारीरिक और मानसिक दोनों, जो कहते हैं नृत्य में साइकोसोमेटिक अप्रोच लगता है, एक योग की बात है। तो मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को नृत्य सीखना चाहिए, बट कला उसके अंदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे दिल की जो धड़कन है ना, जो धड़कन, वो भी एक बीट्स है, रिदम है, धक धक धक। ये एक बहुत इक्वलाइज, एक बहुत सिस्टमेटिक, एक
उसका हार्ट बीट है, जिसमें एक म्यूजिक है, हमारे अंदर ही है। यदि कभी भी हमारा पल्स रेट या धड़कन थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं कि हुआ क्या हमें। तो कला संगीत ऐसा है कि आपको जीवन में स्ट्रेस तो आएगा, ये मैं नहीं कहूँगी कि जीवन में स्ट्रेस नहीं होता है। आप भागती हुई ज़िंदगी में हैं, अनवांटेड स्ट्रेस भी आता है, तनाव होता है, लेकिन कला आपको इस तनाव से मुक्त रखेगा। जब इंसान खुद में हैप्पी रहेगा तभी वो तो ज़िंदगी में सुकून और दूसरों को हैप्पीनेस देगा। तो मैं ये मेरा मानना है, क्योंकि मैं कोविड के दौरान मैं खुद को बहुत स्वस्थ रखी और मैं अपने साथ बहुत सारे बच्चों को उस कला की दुनिया में कनेक्ट करके रखी कि तुम पॉजिटिव रहो और इसको बहुत ही अच्छा लो, क्योंकि तुम स्कूल जाते हो, पढ़ाई का प्रेशर रहता है, बहुत टाइम नहीं दे पाते हो। आज तुम्हारे पास एक अच्छा, उस विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप को एक सार्थक, एक अच्छी सोच के साथ कि देखो तुम पढ़ो, घर से पढ़ रहे हो और जितना टाइम है तुम डांस करो, आर्ट करो, म्यूजिक करो, इंस्ट्रूमेंटल लो, अपनी सोच को अपनी कागज़ में डालो। आपको देखो आपका दिन निकल जाएगा और आप निगेटिव नकारात्मकता जो एक सोच होती है नकारात्मक, वो सोच नहीं होगा। तो मैं कोविड में बहुत काम की पूरे, और मैं ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन अपनी जूम पे क्लास लेती थी और बिहार से लेके गोवा से लेकर के मतलब राजस्थान से लेकर के दिल्ली, हर स्टेट को जोड़ी। इनफैक्ट मैं इंटरनेशनल भी ऑनलाइन काम की, यूएस में भी बच्चे को सिखाती रही और ऑनलाइन कंपटीशन करवाना, ऑनलाइन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना, बहुत काम की। तो मैंने खुद की ज़िंदगी से देखी कि कला मेरे जीवन में बहुत सकारात्मक तरीके से उसको मैं ली और मेरी ज़िंदगी में मैं रंगों में खुद को, अपने आप को भरती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो ज़िंदगी को उसी रंग में जिए। दुख और सुख दोनों जीवन के एक पहलू हैं। दुख आया है तो वो जाएगा और सुख भी आएगा, और सुख आया है तो दुख भी आएगा ही। तो कला एक बहुत खूबसूरत है। शायद शब्दों से इसका बयान करना मुश्किल होता है क्योंकि हम इसको अंदर से जीते हैं और यही अध्यात्म होता है। आपने बता ही दिया कि कला और अध्यात्म का बहुत ज़्यादा मेल है। तो एक चीज़ हमने देखा है, सुना है कि नृत्य एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपनी सुध बुध खो बैठता है और ईश्वर से परमात्मा का मिलन भी होता है। तो ये सही है वैसे? बिल्कुल नीरू जी, ये बहुत सही है। कहते हैं कि नृत्य को जो हम सीखते हैं सिर्फ ये मनोरंजन का साधन नहीं है। नृत्य ये मैं कथक एक्सपोनेंट हूँ और भारत में हमारे पहले 7 शास्त्रीय नृत्य था, लेकिन रिसेंटली इंक्लूड किया है क्षत्रिय डांस फ्रॉम असम, तो 8 क्लासिकल डांस है। तो जितने भी नृत्य आए हैं वो मंदिर से आए हैं, लेकिन कथक में ये हुआ कि कथक में बहुत बदलाव हुआ। मंदिर काल से नृत्य दरबार काल में आया और दरबार से ये रंगमंच काल आया। ये जो है सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब एक आर्टिस्ट स्टेज पे जब अपनी प्रस्तुति देता है या देती है, जब वो खुद में खो जाता है, एक नर्तक आर्टिस्ट, उसे नहीं मालूम कि सामने ऑडियंस में 2 ऑडियंस है या ऑडिटोरियम भरा हुआ है। वो सिर्फ ऑडियंस के लिए उसकी प्रस्तुति नहीं होती है, वो उसके सिर्फ उसका और उसके ईश्वर के साथ उसका कनेक्शन होता है। ये जब वो उस आर्टिस्ट को मालूम हो जाता है, क्योंकि वो सुध बुध अपने आप में खो जाता है। और कहते हैं कि जब वो खुद में अपने नृत्य को रस को समझता है, वही रस वो दर्शक तक पहुंचता है और इसको हम कहते हैं रसास्वादन। इस पे मैं एक श्लोक जरूर बोलूँगी, आपको ज़रूर सुनाऊँगी कि हमारे नाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि जी ने लिखा है, उसी तरीके से अभिनय दर्पण में नंदकेश्वर जी ने रस की परिभाषा, उन्होंने एक श्लोक है, यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मना, यतो मना ततो भावा, यतो भावा ततो रसा। तो ये जो रस की निष्पत्ति होती है,
आर्टिस्ट और दर्शक के बीच में, और यहाँ दर्शक भी मंत्रमुग्ध उस प्रोग्राम में या उस आर्ट में वो खो जाते हैं, और जो आर्टिस्ट है, कलाकार, वो खुद में खो जाता है, जहाँ वो खुद में ईश्वर से कनेक्ट करता है। ये बहुत खूबसूरत अध्यात्म की बात है। शायद शब्दों में मैं नहीं बयां कर सकूं, लेकिन इसे महसूस किया जाता है, और जब हम अपने आप में महसूस करते हैं, कहते हैं कला के प्रति समर्पित हो जाना, तो कला ऐसी चीज़ है। तो यही कहना है कि ये मनोरंजन का सिर्फ साधन नहीं है, ये अध्यात्म की तरफ है, और दर्शक के साथ, ऑडियंस के साथ ये खुद में उनको एक अनुभूति होती है। तो मैम, जैसा कि आपने कहा कि डांस एक हमारे लिए बड़ी अनुभूति वाली चीज़ है, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने कई तरह नेशनल अवार्ड भी जीते होंगे और स्टेज में परफॉर्म भी किए होंगे, कोई यादगार ऐसा पल आपका? मैं आपको एक हमारी परंपरा, कल्चर तो भारत में है और बच्चे सीख रहे हैं भारत की माइथोलॉजी को और बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन बाहर के बच्चों के साथ काम करना, क्योंकि लैंग्वेज एक होता है बहुत, लेकिन कहते हैं कि कला में लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है, कोई भाषा नहीं है कला के लिए। आप किसी भी लैंग्वेज के हों, लेकिन आपके हाव भाव, आंगिक जो आपके भाव है या वाचिक या आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इससे हमें समझ में आ जाता है। तो मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ है भानु सिंह पदावली, और इस पर मैं काम की थी शंघाई में बच्चों के साथ वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मैं उन लोग को यहाँ से सिखाती थी, और जब मैं शंघाई गई, इंटरनेशनल फेस्टिवल था बीजिंग का, तो वहाँ उन बच्चों के साथ बिल्कुल जो कहते हैं ना, अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय वेशभूषा उनके साथ की। वो बच्चे यहाँ की कहानी को नहीं जानते, रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, हाँ, और ये भानु सिंह पदावली क्या है, कथक के साथ ओडिसी फॉर्म है, भरतनाट्यम है, मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, बहुत सारे इसमें क्लासिकल डांस आर्ट फॉर्म थे। लेकिन जब हम लोग स्टेज पे आए और मैं तराना स्टार्ट की और भानु सिंह पदावली वो हुआ, वहाँ पे जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट, ऐसे वो कनेक्ट हो गए हम सभी लोग के साथ, और हम लोग डांस करते हुए हमें लगा ही नहीं कि मतलब इंडिया से बाहर है, हमें ऐसा लगा कि हम अपनी जगह परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि वही ऑडियंस का रिस्पांस था। किस जगह गए थे आप? शंघाई। शंघाई में वो स्कूल था जिनवान हाई स्कूल, उन बच्चों के साथ हमने, और ऑडियंस का जो एक कनेक्ट होना और वो एक अनुभूति, वो बहुत मतलब खूबसूरत एहसास था। क्योंकि यहाँ हम अपनी जगह पे फिर भी थोड़े लीनियंट हो जाते हैं, जैसे परफॉर्मेंस हो रहा है, किसी का मोबाइल बज गया, हाँ, या आपस में कोई उठ रहे हैं बैठ, बट वहाँ इतने सिस्टमेटिक और इतने पॉजिटिव खोए हुए और इतने मंत्रमुग्ध होकर के देखना उस चीज़ को और उनको समझना, क्योंकि उनके लिए एक नई चीज़ थी और वो जानना चाहते थे। और हम जितने भी आर्टिस्ट थे दिल्ली से गए हुए थे, सब बहुत कनेक्ट, वो एक अनुभूति बहुत ही खूबसूरत था। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन ऑडियंस के साथ हम उनको समझाएं और वो इतने हमसे कनेक्ट होके परफॉर्मेंस किया। है कि हम बाहर वाले हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। जी, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमारे ऊपर तो जिम्मेदारी है, बट जितने यंगस्टर आ रहे हैं तो उन्हें भी अवेयर कर रही हूँ। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने NCERT में भी बहुत सारे सिलेबस डाले हैं, नृत्य को लेके मेन सब्जेक्ट डाला गया है, आर्ट को लेकर के। मैं भी CCRT और बहुत स्कूलों में, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में भी जा कर के लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन और परफॉर्मेंस देती हूँ और अवेयर करती हूँ कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये कला संस्कृति, ये नृत्य, गायन, नृत्य की परिभाषा ही है गायन, वादन और नृत्य, ये तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। गायन, वादन और नृत्य के समावेश को संगीत कहते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, सिर्फ पैशन नहीं है, ये हमें जीवन में बहुत ठहराव और हमारे व्यक्तित्व को निखारता है। हमें जीवन में उसूल, डिसिप्लिन, शालीनता, आचरण बहुत कुछ देता है।
और जीवन में ये देता है कि आपको अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखना है तो आप कला से जुड़ के रहिए। यदि आपका शरीर और मन सही है तो आप पढ़ाई भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ये चीज़ जो भारत में इतनी खूबसूरत चीज़ है, योग, कला, डांस, नृत्य, गायन, वादन, इसको बाहर के लोगों ने समझ लिया। जो विदेश के लोग हैं उस समझ में आया कि भारत में बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, वो आके हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। मैं कथक केंद्र से पास आउट हुई हूँ और मैंने देखा कि कथक केंद्र में जितने भी फॉरेनर्स हैं, वो रशियन हो या जापानीज हो या कोरियन हो, वो बिल्कुल पारंपरिक भारतीय वेशभूषा में रहते हैं। वो बिंदी लगाते हैं, काजल लगाते हैं और घुंघरू बांधना, गुरु के प्रति डेडिकेटेड होना और बिल्कुल गुरु शिष्य परंपरा को वो फॉलो करते हैं, वो योग को अपनाते हैं और उनको मालूम है कि इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपने मन को, मतलब आप स्वस्थ हैं तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग भटक रहे हैं। यहाँ के लोग, मैं नहीं कहती हूँ कि सालसा, जैज़ या वेस्टर्न म्यूजिक गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, संगीत है, सब कुछ है, लेकिन आपकी जो अच्छी चीज़ है, भारतीय संस्कृति, कला एवं संस्कृति पूरे विश्व में भारत की पहचान है और भारत नंबर 1 पे है। तो क्यों ना हम इस संस्कृति को और बढ़ाएं, क्यों नहीं हम अपनी परंपरा के अंदर और जिए और उसको उजागर करें पूरे विश्व में, क्योंकि लोग अपना रहे हैं हमारी चीज़ों को, तो हमें भटकना नहीं है। आप सीखिए, आपको विदेशी जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती है आप उसको कीजिए, लेकिन आप अपने भारतीय उसमें रहिए। आप अपने ज़मीनी तौर से जुड़े रहेंगे, विश्वास कीजिए आप ज़रूर उस मुकाम पे जाएंगे और आपका खुद का वजूद और आपका व्यक्तित्व एक अलग तरीके से निखार होगा आपके व्यक्तित्व में। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी ज़मीन से जुड़े रहें और भारत का नाम और भी रोशन करते रहें। जैसा कि मैम आपने बताया कि आप जब काफ़ी छोटे थे तभी से आपने इस तरफ झुकाव हुआ आपका, तो लेकिन हमने देखा है कि हमारी भारतीय में ये एक बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता उतने साल पहले। अब तो लेकिन अब समय बदल गया, पेरेंट्स खुद अवेयर हो गए कि हम अपने बच्चों को डांस क्लासेज या गायन जी सब चीज़ें सिखाएं, लेकिन उस समय इतना अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि आपको समाज का भी अपेक्षाएं भी झेलनी पड़ी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसा समय आया होगा। बिल्कुल नीरू जी, आप आपने कहा मेरे बहुत, फादर ने बहुत सपोर्ट किया। जी जी जी, सभी को ये नहीं मिलता है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मेरा परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने, मेरी माँ, मेरे पिताजी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं बहुत ही उस परिवार से आती हूँ जहाँ फैमिली में साहित्य, लिटरेचर, पिताजी इंजीनियर, माँ डॉक्टर, भाई डॉक्टर, चाचा जी बहुत नामी पेडिटिक्स हैं डॉक्टर। तो मेरे ऊपर भी एक प्रेशर था कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है और मैं पढ़ाई में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मैंने बीएससी किया और मेरा साइंस रहा, केमिस्ट्री से मैं आगे बढ़ी और एमएससी मैंने किया पटना साइंस कॉलेज से। ऐसा नहीं था कि मैं चाहती तो नहीं बनती डॉक्टर, लेकिन मेरे जीवन में एक खालीपन सा लगता था नृत्य के बिना। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा झुकाव था और मैं बहुत बेचैन रहती थी कि मेरे अंदर कुछ लगता था मैं कैसे अपने नृत्य को आगे लेके जाऊं। और मैं नृत्य में कोई बहुत अच्छी ऐसा नहीं कह सकते आप, पटना के लिए मैं थी, लेकिन जब मैं दिल्ली आई तो मुझे लगा मैं जीरो पे हूँ। और जो मेरी गुरु थी वो खैरागढ़ चली गई थी, तो मेरा डांस रुक सा गया था। तो मेरे डांस के रुकने से मेरे जीवन में लगता था कि मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन मुझे जीवन में कुछ और करना है और मुझे नहीं मालूम था कि मेरा रास्ता किधर है, मैं किधर जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है और मुझे एडमिशन लेना है कथक में, मेरा फिर फॉर्म, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का एक एग्ज़ाम होता है, तो घर में बहुत इस बात पे हुआ कि नहीं, दिल्ली नहीं जा सकती हो और सिर्फ डांस सीखने के लिए हम दिल्ली आपको नहीं भेज सकते हैं। लेकिन फैमिली में फिर भी पापा और माँ सभी लोग ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, भेजना है नहीं भेजना है। लेकिन जितने रिलेटिव्स थे या पड़ोसी थे उन लोगों का बहुत ही कि आपके परिवार से आपके घर की लड़की
दिल्ली डांस तो बहुत अच्छा शब्द है, ये मैंने भी पहले कहा, नाचने के लिए दिल्ली जाएगी। फिर माँ के ऊपर आया ये सवाल कि बेटी को आप नाचने के लिए दिल्ली भेज रही हैं, फिर आगे इसका भविष्य क्या होगा आपके परिवार का, इसके पीछे और भी भाई बहन हैं, इसके जीवन का क्या होगा, इसकी शादी भी होगी आगे। हाँ, बहुत सारी बातों से माँ विचलित हुई। माँ ने कहा एक बार सोच लो, मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर बनो। मैंने कहा कि मालूम नहीं कि जीवन आगे क्या होगा, लेकिन इतना विश्वास आप अपनी बेटी पे कर सकते हैं तो मैं आपको जीवन में प्राउड फील करवाऊंगी। एक समय आएगा कि आप पापा की जगह पे आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और पापा ने मुझे कहा था कि समाज की चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और देखो, मेरे घर का नाम रिमझिम है। मेरे पापा हर माँ, हर बेटी अपने फादर के लिए लाडली होती है। मुझे लगता है बेटी का फादर के साथ ज़्यादा एक कनेक्ट होता है। पापा मुझे नेशनल चैनल पे, टीवी पे पहले रात में एक कार्यक्रम आता था नृत्य का, बड़े पद्मश्री सोनल मानसिंह, शोभना नारायण जी, उमा शर्मा दीदी, सरस्वती दीदी, पंडित बिरजू महाराज जी, मुन्ना गुरु जी, बड़े बड़े कलाकार। तो पापा मुझे बैठा के दिखाते थे कि देखो श्रुति, जीवन में ऐसे आगे बढ़ना, और देखो कितने अच्छे गुणीजन लोग हैं, इनसे कुछ सीखना। और मैं पापा के विश्वास पे दिल्ली आ गई। जब दिल्ली आई तो भारतीय कला केंद्र में मेरा एडमिशन, में एग्ज़ाम दी और मेरा हो भी गया। तो वहाँ पे बहुत पहले एक सीरियल आता था हम लोग, उसमें एक कैरेक्टर होता था नन्हे, अभिनव चतुर्वेदी। उनकी माँ मिसेस चतुर्वेदी डॉक्टर डायरेक्टर थी वहाँ की। तो उन्हें लगा कि बिहार की, पटना की एक सीधी सादी लड़की आई है, पता नहीं ये जीवन में कहाँ भटकेगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो श्रुति, तुम सिंपल सरल सी लग रही हो, यहाँ आई हो तो जीवन में सही रास्ता अपनाना। हजारों लाखों लोग दिल्ली आते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो उस मुकाम पे अपना वजूद नहीं बनाते हैं। बट मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इस रास्ते को, तुम अच्छे परिवार से हो, तुम्हारे चाचा जी डिफेंस में डायरेक्टर हैं, मेरे चाचा जी डायरेक्टर थे डिफेंस में उस समय में, और वहीं मुझे लेके गए थे इंटरव्यू दिलवाने के लिए। और कथक केंद्र में तुम्हारा एडमिशन हो गया है तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हें महाराज जी मिलेंगे, पंडित बिरजू महाराज जी, और वो गवर्नमेंट की संस्था है, संगीत नाटक एकेडमी से अंडरटेकिंग है, वहाँ जाओ। मैं उस दिन उनकी बातों को गांठ बांधी। मैं जीवन में एक चीज़ ज़रूर की, मुझे कहते हैं कि जीवन में आपको एक गुरु प्रत्यक्ष रूप में मिलते हैं और परोक्ष रूप में आपको बहुत गुरु मिलते हैं। लेकिन मैं प्रत्यक्ष गुरु से तो सीखी ही, लेकिन परोक्ष रूप से जितने भी गुरु मुझे जीवन में मिले, मैं उनकी अच्छाइयों को ग्रहण की और अपनी उसमें गांठ बांधी कि मुझे जीवन में जाना है उस तरफ। और मैं उनकी बातों को सुन करके मैं कथक केंद्र आई, और सच मानिए मैं कथक केंद्र में जीरो पे थी। मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत पटना से आके जीरो से की। यहाँ मुझे बहुत संघर्ष करना हुआ और मुझे एक टाइम पे लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ पटना। मेरे लिए कथक केंद्र में रहना और आगे बढ़ना आसान नहीं था, और मुझे लगता था कि यहाँ पे इतने सारे टैलेंटेड और इतने अच्छे करने वाले हैं, मैं इसमें कहाँ सरवाइव कर पाऊँगी। एक समय आया कि मुझे लगा कि पटना वापस चली जाऊँ। फिर पापा की बात याद आई कि वापस कुछ बन के आना और तुम्हें अपना वजूद खुद बनाना है, यहाँ तक सपोर्ट है और जीवन में हमेशा मेरा साथ तुम्हारे साथ रहेगा। मैं फिर बहुत मेहनत की और मुझे याद है कि 6 महीने के बाद, 1 साल भी नहीं हुआ था, मुझे कथक केंद्र से स्कॉलरशिप मिला। कथक केंद्र से स्कॉलरशिप ली, मेहनत करती रही। उसके बाद मेरे गुरु मुन्ना शुक्ला गुरु जी, फिर मुझे भारत सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से स्कॉलरशिप मिला। ये 1999 की बात है, 2001 तक मुझे स्कॉलरशिप मिला। और गुरुजी ने कहा था कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में रहते हैं तो आप प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन जब आप इंस्टीट्यूट से बाहर जाएंगे, असल में जीवन का संघर्ष वही शुरू होगा। और बहुत सही बात गुरुजी बोले थे। जब मैं कथक केंद्र से बाहर निकली तो फिर मैं जीरो पे आई। 2002 में मेरी शादी हुई
और फिर वही बात कि शादी के बाद जीवन फिर से एक शुरुआत होता है। लेकिन मुझे परिवार का, खासकर मेरे हस्बैंड का, पति का बहुत सपोर्ट मिला। मुझे उन्हें मालूम था कि मैं इस कला की दुनिया में हूँ और मैं जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, कला की ओर समर्पित हूँ। उनका सहयोग मिला। और इस बीच में जो दुखद ये रहा कि पापा का साथ छूटा, जो बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब सडनली, अचानक ही मेरी शादी के कुछ महीने के बाद। और मेरे लिए एक डिप्रेशन और एक बहुत वैसा समय था कि मैं अभी भी भावुक हो जा रही हूँ, क्योंकि जब पिता की बात आती है, पापा की बात आती है, मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। और मुझे लगा कि जिसके लिए मैं आगे बढ़ रही थी अब वो तो है नहीं। लेकिन मैं आज भी जिस मुकाम पे हूँ, मुझे हर वो एक सीढ़ी में पार करती हूँ अपने पिता के लिए, पापा के लिए। और मुझे लगता है वो मुझे ऊपर से देख रहे हैं। और धीरे धीरे मेरी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रही। मैं गृहस्थ जीवन और अपनी कला की दुनिया दोनों को बैलेंस करके चली, क्योंकि मेरे लिए परिवार पहली प्रायोरिटी। तो ये जो लोग कहते हैं कि महिलाएं शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं या सब कुछ छोड़ देती हैं, नहीं। यदि आप जीवन में करना चाहती हैं तो जीवन में छूटता तो बहुत कुछ है, शुरुआत फिर हो सकता है, लेकिन आपको संभालना है, बैलेंस करके चलना है। ये भी मैं बहुत लोग के लिए कला, नृत्य, गायन या जो भी है वो टाइम पास हो सकता है, पैशन हो सकता है। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मुझे इससे जीवन में संघर्ष करने के लिए मुझे कला से ही एक प्रेरणा मिलती है। मैं हर दिन गिरती हूँ और हर दिन फिर उठती हूँ, और हर दिन मेरे लिए एक नया होता है, और मैं संघर्ष करते हुए अपने उस जीवन में आगे बढ़ते रहती हूँ। और मैं उस मुकाम को, मुझे बहुत कुछ मिला है, लेकिन मैं एक बात फिर कहना चाहूँगी कि मैं बहुत मेटलिस्टिक या भौतिकतावाद की तरफ कभी नहीं गई। मेरे जीवन में सुकून और अध्यात्म, परिवार, और मैं जितना मेहनत कर सकती हूँ काम से, और जब समय आएगा तो मुझे जो भगवान ने चाहा है और ब्लेसिंग्स पापा का, माँ का, परिवार का जो मुझे मिल रहा है, और समाज का भी, मैं अच्छे आचरण और अच्छे तरीके से कला के प्रति समर्पित रहूं, अच्छा काम करूं, और अपने इस दोनों जीवन को, गृहस्थ और कला की दुनिया को अच्छे से संभाल के अपने पापा का सपना पूरा कर सकूं और करते रहूं। यही मैं कहना चाहूँगी। तो क्या मैम डांस क्या कहूँ, मैं नृत्य कहूँ, कि क्या आपकी अनुभूति को व्यक्त करता है, ये भी एक थेरेपी होती है? बिल्कुल। ये आप देखेंगे कि पहले इतना नहीं था या लोग नहीं समझते थे। पहले बच्चों में प्रॉब्लम रहता होगा, लेकिन आज का जो परिवेश है, पहले जॉइंट फैमिली होता था, बच्चे 2-4 अपने भाई बहन के साथ खेलते थे, दादा दादी संभालते थे, माँ बहुत वर्किंग नहीं होती थी, यदि वर्किंग भी होती थी माँ तो परिवार संभालता था। लेकिन आज जो है न्यूक्लियर फैमिली है, सब लोग अकेले हैं, बच्चा एक है, मेरा भी एक ही बेटा है, बच्चा भी एक है, तो यहाँ पे बहुत अकेलापन हो गया बच्चों को। ऐसे में बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, जिसे आप ऑटिज्म कह सकते हैं, ADHD कह सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आ गई है, OCD है, और हाइपर एक्टिविटी कह सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं या पेडियाट्रिक्स हैं डॉक्टर, वो आप देखिएगा कि हॉस्पिटल में भी एक इंस्ट्रूमेंटल बहुत खूबसूरत म्यूजिक एक बजता है, उनको कूल करने के लिए, शांत करने के लिए, और एक म्यूजिक थेरेपी भी है, जिससे उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंजेज या पॉजिटिव सेंस में या इम्प्रूवमेंट, यदि उनकी मानसिक ग्रोथ में कहीं प्रॉब्लम है। इसी तरीके से मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, मेरा जो PhD चल रहा है, मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो बच्चे जिनमें विकार, जो थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं, उनके साथ मैं नृत्य की थेरेपी करती हूँ। तो जब मैं उनके साथ, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चे भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, न वो बोल सकती हैं और न वो सुन सकती हैं, लेकिन जब मैं उनको, मेरे लिप्सिंग जो मेरे होते हैं, ता, थेई, थेई, या मैं जो काउंटिंग करती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे लिप्सिंग और हैंड जो मेरे स्टेप्स हैं या मेरे बॉडी लैंग्वेज से वो कैच करते हैं, और सच मानिए वो करते हैं, और उनके अंदर जो एक हैप्पीनेस और जो ग्रोथ होता है
जो बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, वो जीवन से, कला से उनको जब मैं कनेक्ट करती हूँ, उनके अंदर एक रंग आता है, एक खुशियाँ उनके अंदर, उनके चेहरे पे। और जब ऐसे बच्चे स्टेज पे आते हैं, जब वो अपने कॉस्ट्यूम ड्रेस पहनते हैं, मेकअप करते हैं, तो उन्हें लगता है मैं भी कुछ हूँ। और उनकी जो खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस, वो हमें जो अनुभूति देती है ना, उससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। कोई पैसा, कुछ भी आपको वो हैप्पीनेस नहीं देगा जो ये हैप्पीनेस मिलता है उन बच्चों के साथ काम करके। तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे बच्चों के जीवन में रंग यदि लाती हूँ, और मैं यदि 2 बच्चों के जीवन में भी ला रही हूँ, तो कहीं ना मैं वहाँ कनेक्ट हो रही हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से ब्लेसिंग्स मिल रहा है। और यही सबसे सुखद अनुभूति है, जिस अनुभूति की बात नीरू जी आप कर रही हैं। और मेरा ये रिसर्च चलता रहेगा। और मैं तो समाज के लिए भी काम करती हूँ। यदि मैं बोलूँगी तो आप बहुत को लगेगा कि शायद बताना है, लेकिन मैं बताती नहीं हूँ। मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, वो चाहते हैं सीखना, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन मैं उनको बिना पैसे का उनको सिखाती भी हूँ, उनको डिग्री भी दिलवाती हूँ, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट श्रुति इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स सिपा गंधर्व महाविद्यालय से, मुंबई से एफिलिएटेड है। प्रॉपर डिग्री दिलवाती हूँ, जहाँ ऐसे बच्चे विशारद करने के बाद उन्हें नौकरी मिलता है। वो बहुत अच्छे स्कूल में एज ए टीचर, डांस टीचर, 40,000, 50,000, 25,000, मतलब उन्हें एक अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती है, जिससे वो अपना परिवार चला सकते हैं। और मैं बच्चे को अवेयर करती हूँ कि कला, नृत्य, किसी भी आर्ट फील्ड में यदि आप चाहें, आपका सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है या सीख के क्या करेंगे। आर्टिस्ट का जीवन तो संघर्ष कहाँ नहीं है, हर फील्ड में संघर्ष है। बट आप चाहें तो अपना जीवन बना सकते हैं। आप एज ए फ्रीलांसर, एज ए कोरियोग्राफर, आप एज ए डायरेक्टर, टीचर, लेक्चरर, हर एक यूनिवर्सिटी में आपको लेक्चरर मिल रहे हैं। आप यूजीसी नेट कर करके आप बहुत अच्छे कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं। आप डिग्री विशारद प्रवीण यूनिवर्सिटी से, खैरागढ़ से एमए कर सकते हैं। बहुत कुछ है। आपकी जो कला है वो बहुत, उसके अंदर गहराई है। और जिन लोगों का ये सोचना है कि जीवन में आप कुछ नहीं बन पाए, कलाकार बन जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग इस जगह आते हैं। मैं खुद एमएससी की हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरा रहा है। बहुत पढ़े लिखे लोग आते हैं और यहाँ पे बहुत थ्योरी है। जब आप थ्योरेटिकल नॉलेज लेंगे तभी तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा होगा। तो जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं उसको जानना ज़रूरी है। इसके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक पढ़े लिखे परिवार और पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ाई के साथ आपको बैलेंस करके आप अपने किसी भी आर्ट को, जिसको आप पसंद करते हैं, आप जीवन में ज़रूर रखें। सच मानिए, आपका व्यक्तित्व भीड़ में अलग दिखेगा। आप उस मुकाम को पाएंगे और आपका खुद का वजूद बनेगा। तो मैम, मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं, तो उस समय और आज के समय में परिवर्तन तो देखे ही होंगे आपने? जी, परिवर्तन तो संसार का नियम है। परिवर्तन होना भी चाहिए जीवन में, लेकिन परिवर्तन कभी अच्छे इसमें भी होता है बदलाव, कभी खराब इसमें भी होता है। जैसे जब मैं आई इंस्टीट्यूट में कथक केंद्र, तो हमारे सीनियर कहते थे जो हम लोगों में बात थी अब वो आज के जनरेशन में नहीं है। शायद हम लोग भी कहते हैं जो हमारे में बात थी हमारे समय में, वो आज नहीं है। लेकिन मैं हमेशा हर चीज़ में एक पॉजिटिव चीज़ को ढूंढती हूँ कि क्या आज के समय में बच्चों में क्या खासियत है। हाँ, मैं उन्हें कभी निगेटिव या कभी उन्हें डिप्रेस नहीं करती कि हमारे समय ऐसा था, आज आप ऐसे नहीं हो। आज का जीवन बहुत बदला है। पढ़ाई का जो एक चलन था वो भी बदला है। स्कूल के नियम कानून बदले, बहुत कुछ बदला है। यदि इस बदलाव में आप कला से जुड़ रहे हैं, आप भारतीय संस्कृति, खुद के जिस देश में आप रहते हैं, आप अपनी संस्कृति को जान रहे हैं और आप कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, हमारे समय में तो फ़ोन आया था, हमारे समय में वो ऐसे ऐसे घुमाने वाला फ़ोन हुआ करता था। बट जब मोबाइल और मीडिया टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत, आज के डेट में
बच्चे किताब से कम पढ़ते हैं, फ़ोन से ज़्यादा पढ़ते हैं, लैपटॉप पे होते हैं। उन्हें किताब का नॉलेज नहीं लेना है, गूगल से नॉलेज लेते हैं, यूट्यूब से लेते हैं। ये कहीं अच्छा भी है और कहीं ख़राब भी है। तो नृत्य की बात करूँगी कि कुछ बच्चे यूट्यूब से सीखते हैं, तो यूट्यूब बाबा गुरु से ना सीखें आप लोग, क्योंकि क्या होता है कि जो हमें कथक है, जैसे डांस है, अब मैं तत्कार जो है राइट से स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो सीखते हैं तो वो लेफ्ट, उन्हें वो रिवर्सिबल दिखता है, वो लेफ्ट से स्टार्ट कर दिए और वो आगे मंच पे। भाई आपके गुरु कौन है? तो यूट्यूब। तो कहने का मतलब है कि जैसे मैं कहूँगी कि हमारे समय में या हम लोग बहुत डेडिकेटेड होते थे गुरु के लिए, हाँ, या गुरु ने एक बार ऐसे आँख से इशारा कर दिए, हमें सब कुछ समझ में आ गया, हमें ज़रूरत नहीं है, या हमारे अंदर वो पेशेंस होता था कि गुरुजी ने कहा है आप आज क्लास नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच करना है, सीनियर को देखना है। तो हम पूरे टाइम, हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम गुरुजी से कहते गुरुजी हमारी क्लास तो हुई नहीं। बट आज के बच्चों में वो चीज़ है, थोड़ी कमी है। बच्चे अपना घुंघरू लेके आए, मैम हमारी क्लास तो आज हुई नहीं, मतलब सिर्फ उनको अपने आप से मतलब है, आए क्लास किए और चले गए। तो कहने का मतलब है देखिया, सीखिया और परखिया। सिर्फ आए और करे चले गए तो वो ज्ञान नहीं मिलेगा, और गुरु बिन ज्ञान नहीं। आप जितना समय दीजिएगा गुरु को, आपको ज्ञान मिलेगा। तो वो डेडिकेशन जो है ना, डेडिकेटेड होना, डिवोटेड होना, वो आज के बच्चों में वो मिसिंग है। और दूसरी बात कि मैं आज भी कहती हूँ कि आज संघर्ष कर रही हूँ और करूँगी, हर दिन जीवन से सीख रही हूँ और आगे बढ़ूँगी। बट आज के बच्चे को लगता है कि सीखते हुए कम समय में सब कुछ पा लेना, नहीं, किस्मत सबको एक जैसा नहीं मिलता है, सबका मेहनत तो है, मेहनत करोगे तभी तो किस्मत बनेगा। तो जीवन के संघर्ष से आप ना घबराएं, आप अपनी मंजिल को समय के साथ और समय देना सीखें। बहुत कम समय में बहुत कुछ पाना, तो ये फ़र्क नीरू जी आज के बच्चों में है, तालीम में फ़र्क है। हमने गुरु को देखा, सीखा, और आज भी मेरी बातों में गुरु हैं, लेकिन आज बच्चे भूल जाते हैं कि जिनकी वजह से आप बैठे हैं। तो गुरु को याद रखो, गुरु ने जैसा दिया आप उसकी जगह पे, उसी की वजह से आपका अस्तित्व है। तो वो चीज़। तो मैम जैसा आपने बताया नेशनल इंटरनेशनल लेवल में आपने परफॉर्मेंस की है, तो आपको कई सम्मानों से भी सम्मान किया गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मुझे तो जैसे आपको मैंने बताया कि स्कॉलरशिप में मुझे मिला, कथक केंद्र से, भारत सरकार से मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला। मुझे 2022 में महादेवी वर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया, और अभी 23 में 2023 में सरोजनी नायडू, नाइटिंगेल जिन्हें कहा जाता था, उनका अवार्ड मुझे मिला है। तो ये दो बहुत ही जो कहते हैं सम्मानित पुरस्कार, तो ये मुझे मिला। इंटरनेशनल अवार्ड है सरोजनी नायडू में, आपको पूरा इसका नाम बता दूंगी। डॉक्टर सरोजनी नायडू नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्किंग वुमेन 2023 से मुझे सम्मानित किया गया। तो हम चाहते हैं कि आपने जैसा बताया कि आप कथक के डांसर हो, तो आप अपने थोड़े से, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को अपनी भंगिमा के द्वारा क्या कह सकते हैं, हम उन शब्दों को क्या मतलब प्रदर्शित करके बताइए कि आप किस तरह करते हैं। कोशिश करती हूँ। वैसे जब कोई एक आर्टिस्ट होता है, जैसे मैं एक नृत्यांगना हूँ और डांस सिखाती हूँ, तो बच्चों के साथ कुछ गा करके उनको ठुमरी या गायन, तो एक दो छोटी सी चीज़ है। तो एक तो महाराज जी, बिंदादिन महाराज जी की ठुमरी है, तो वो भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, तो वो मैं थोड़ा सा दिखा सकती हूँ। उसके बाद एक चैती जो है वो, काहे रोकत डगर प्यारे नंद लाल मेरो, काहे रोकत डगर प्यारे नंद लाल
मेरो काहे। कृष्ण कहते हैं, राधा कृष्ण का है, तो राधा कह रही है कृष्ण को, ये काहे रास्ता क्यों रोक रहे हो मेरे प्यारे नंदलाल कृष्ण, डगर रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो। और यूपी बिहार चैती कजरी जो हमारे नृत्य में इसका बहुत प्रयोग होता है, तो एक लाइन, एही ठारी झूलनी हिरा गईले रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठारी। सास से पूछली, ननदिया से पूछली, सास से पूछली, ननदिया से पूछली, देवरा से पूछ के लजा गईले रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठारी झूलनी हेरा गईले रामा, कहवा में ढूंढूं एही ठारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत मैम। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा एक संदेश दें, क्या लड़के लड़कियां अपना इस क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं? जरूर, तो हम चाहते हैं मैम एक संदेश दें हमारे दर्शकों। नीरू जी, हर क्षेत्र में संघर्ष है, और आप कला के जीवन में आए हैं, दुनिया में आए हैं, और आप संघर्ष कर रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, तो ज़रूर आप रोजगार भी है और अपना आप ज़रूर जीवन बना सकते हैं। बहुत कैरियर इसमें आपको जानकारी रखनी होगी, जैसे आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप एमए कर रहे हैं, तो स्कूल में आपको जॉब मिल सकता है। और आप यदि नेट यूजीसी के थ्रू आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं। आप यदि एक अच्छी डिग्री आप लिए हैं तो आप अपना इंस्टीट्यूट रन कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत कोरियोग्राफी की ज़रूरत होती है, और बहुत ऐसे कोरियोग्राफर हैं जो बॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ सेमी क्लासिकल बेस चाहिए आपको, तो आप कैरियर के रूप में भी इसको ले सकते हैं और लेते हैं। अब हम लोग आर्टिस्ट कलाकार हैं, तो सिर्फ हमारा काम मनोरंजन करना और देना नहीं है, हाँ, उसके साथ साथ जीवन चलाने के लिए तो धन की आवश्यकता होती है और कैरियर तो बनाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बनेंगे तभी आपको वो इज्जत मिलेगा। आप कलाकार हैं, और कलाकार जो होता है बहुत स्वाभिमानी होता है, वो उसको यदि वो एक कुछ कर जाता है, तो इसमें बहुत आप इसके बारे में आप जानकारी और भी जगह से ले सकते हैं, गूगल पे ले सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आप कहाँ किस तरीके की आपको क्वालिफ़िकेशन चाहिए। हाँ, और यदि जैसे मैं बताती हूँ आपको कि कुछ लोग ग्रेजुएट नहीं किए हैं पढ़ाई में, लेकिन वो यदि नृत्य में, यदि आर्ट में ग्रेजुएट किए हैं, तो उनकी सिमिलैरिटीज, उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू है यूनिवर्सिटी का, और उनको वो जॉब मिल सकता है। आजकल बहुत अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे ऐसे नौकरी की ज़रूरत होती है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी जूनियर, जो मेरे ख्याल से 1st to 5th होते हैं, और टीजीटी होते हैं 5th ऑनवर्ड्स टू 9th, और 9th ऑनवर्ड्स जो होते हैं पीजीटी 12th, 9 to 12th। तो ऐसे स्केल होता है टीचर का, और अच्छे स्केल होते हैं, तो वो आप अपने डांस का, अपने जैसे मैं नृत्यांगना हूँ, मैं हर बार डांस पे आ जाती हूँ, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करते हुए, अपने रियाज करते हुए, अपने स्टेज परफॉर्मेंस को देखते हुए अपने जीवन को चलाने के लिए वो साथ में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। और कलाकार का ऐसे ही नेम एंड फेम, यदि आप मेहनत कर रहे हैं और आप मुकाम पे उस जगह पे जा रहे हैं, आपको बहुत वो नाम, उपलब्धियाँ
बस ये है कि रास्ता जो है उसमें भटकना नहीं चाहिए, बहुत भौतिकतावाद की तरफ नहीं, काम पे फोकस करना चाहिए, मंजिल आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये मेरा खुद का मेरे खुद के जीवन का जो एक संघर्ष एक्सपीरियंस रहा है, उस पे मैं आप सभी को बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि अपने जीवन में संतुलित होना और सुकून और खुश रहना, सब कुछ मिलता है। तो बहुत बहुत आप सभी लोग का धन्यवाद। नीरू जी बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद मैम, आपने मुझे सुना और एक बार मुझे आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत सवाल, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया और हमारी आपके साथ शुभकामना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें और बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और वो भी किसी न किसी क्षेत्र में आगे जाएं। तो बहुत देखा आपने, धन्यवाद। ये थी हमारी कथक नृत्यांगना श्रुति सिन्हा जी। तो इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहेंगे और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे साथ आगे इसी तरह